अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए आज रखेल नावल का अगला हिस्सा। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं रखेल नावल का अगला हिस्सा। चलें बैठें इससे पहले कि वो फिर लौट आएं, तनाविश ने शरारती लहजे में कहा और कबीर दादा फौरन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। खाना खा लिया था। इसकी कार मोड़ते ही वो खिसक कर करीब हुई और इसके कंधे पर सर टेक दिया। इसकी खुशबू से कार की अंदरूनी फिजा महक उठी थी। कबीर दादा खोए खोए लहजे में बोला, हाँ हाँ खा लिया था। एक लम्हा खामोश रहकर वो यकीन से बोली, मैं जानती हूँ आपने नहीं खाया। इसने बेसाख्ता पूछा, तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझसे भी नहीं खाया गया। वो अपनी वारफर्गी और चाहत पहले भी नहीं छुपाती थी और अब भी बेबाकी से इजहार कर रही थी। मुश्किल तो कबीर दादा को पेश आ रही थी, जिसका रवां रवां इसका मुतलाशी होने के बावजूद वो इजहार नहीं कर पा रहा था। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम घर जाकर राहत खाला से पूछ लेना। अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे अभी खाना खाना है, और वो भी किसी होटल में। इस वक्त इसने कलाई पर बंदी घड़ी पर निगाह दौड़ाई। सुइयां 2 का हिंसा बुर कर गई थी। वो हठधर्मी से बोली, हाँ अभी और इसी वक्त किसी होटल में खाना खाकर मुझे साहिल समंदर पर ले जाना। मैं चांद की रोशनी में आपके साथ घूमूंगी। पागल हुई हो? ले जाना है कि नहीं? इसने लाड भरी नाराज़ी से पूछा। और कबीर दादा ने अफसोस भरे अंदाज में सर हिलाते हुए कार साहिल की जानिब मोड़ दी। वहीं किसी होटल में वैसे खाना भी खिला सकता था। रात के इस वक्त भी सड़कों पर अच्छी खासी ट्रैफिक रवां दवां थी। थोड़ी देर बाद वो एक बड़े होटल की पार्किंग में कार रोक रहा था। होटल के हाल में इस वक्त भी काफ़ी गाहक नजर आ रहे थे। कोने की मेज़ का इंतखाब करके इसने नशीब संभालते हुए मेन्यू कार्ड उठा लिया। क्या खाओगी? वो शौकी से बोली, कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने हाथों से मुझे खिला सके। मस्तियाँ ना करो, ये ख्वाबगाह नहीं होटल का हाल है। तनावश ने मुंह बसोरा। वहाँ कौन सा आप मुझे गले गले से लगा कर रखते हैं? कबीर दादा के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। नाशुक्री कहेंगी, और वो कहका लगाकर हंस पड़ी। अच्छा बताओ ना, क्या खाओगी? कुछ भी मंगवा लो, मगर इसके बाद आइसक्रीम ज़रूर खाएंगे। और कबीर दादा सर हिलाकर अपनी मर्जी का खाना मंगवाने लगा। तनाविश के साथ चंद लम्हे बिताते ही इसे भी सख्त किस्म की भूख का एहसास हो रहा था। फेरे के खाने लाने तक वो इससे दिन की कारगुजारी सुनने लगी। सोया रहा हूँ सारा दिन, कोई काम ही नहीं था। कंधे उचकाते हुए इसने एक और झूठ बोला, अब मुझे जलाएं तो ना ना। तनाविश ने मुंह बसोरा और कबीर दादा खिलखिला पड़ा। इसमें जलने की कौन सी बात है भला? बस मैं आपसे नहीं बोलती। मसनूई अंदाज में मुंह फुलाते हुए वो हाथों के प्याले में अपना मनमोहना चेहरा रखकर कबीर दादा को घूरने लगी। कबीर दादा की हालत गैर होने लगी थी। इसका जी चाहा सब से बेनियाज होकर इसे बाहों में भर ले, और वो इतनी मासूम, भोली भाली और प्यारी लग रही थी। इसी वक्त बेरा खाने की ट्रे उठाए नमूदार हुआ। इतना ज़्यादा खाना मैं कैसे खाऊंगी? बेरे को मेज़ पर बर्तन सजाते देखकर वो हैरत ज़दा हो गई थी। चलो मैं भी तुम्हारा साथ दे दूंगा। कबीर दादा ने इसे तसल्ली दी और फिर इसे खूब डट कर खाते देखकर वो मानी खेज लेजे में बड़बड़ाई, झूठा। ये झूठा किसे कहा? कबीर दादा ने इसे घूरा। वो खिलखिलाई, झूठे को। कितना मना करता हूँ कि बदतमीजी ना किया करो। वो शरारत से बोली, ये बदतमीजी नहीं है कबीर जी, इजहार हकीकत है। बदतमीज। इस मर्तबा कबीर दादा ने आइसक्रीम का अधखाया प्याला अपने सामने से हटा दिया। आइसक्रीम खाना छोड़ा तो कसम से इतनी जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी कि पूरा होटल जमा हो जाएगा। वो फौरन धमकी पर उतर आई थी। इसने दोबारा प्याला करीब करते हुए कहा, फिर बकवास क्यों करती हो? करूंगी बकवास, कहूंगी कबीर 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 कबीर। आप मुझे रोक कर दिखाएं, एक थप्पड़ से सारी शोही हवा हो जाएगी। अब तो अकेले में कह रही हूँ, थप्पड़ मारा तो सबके सामने भी यही कहूंगी। क्या? वो बेसाख्ता बोली, कबीर। और कबीर दादा हंस पड़ा था। इसे हंसते देखकर एकदम वो शर्मा गई थी। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना? अच्छा, मजाक उड़ाने वाला भी मैं हो गया। अच्छा, अब सारा कप खुद ही तो खाली ना करे ना। इसके सामने पड़ा कप उठाकर तनाविश ने अपने कप में बची हुई थोड़ी सी आइसक्रीम इसके सामने रख दी। और मंगवा लूँ? इससे यूं शौक से आइसक्रीम खाता देखकर कबीर दादा ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, अब चलते हैं। अपना कप खाली करते हुए उठ खड़ी हुई। कबीर दादा ने बेरे को इशारा करके बिल मंगवाया। बिल के मंदरजात पर एक नज़र डालकर इसने जेब से एक बड़ा नोट निकाला। बाकी तुम रख लेना, कहकर तनाविश को साथ लेके चल पड़ा। शुक्रिया सर। बेरे की ममनूनियत भरी आवाज़ पर इसने सर हिलाने पर इक्तफा किया था। जब गर्लफ्रेंड साथ होती है तो लड़के बड़ी बड़ी बख्शिश क्यों देते हैं? इसकी शौक बात ने एक बार फिर कबीर दादा के होंठों पर मुस्कुराहट बखेरती थी। तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? लड़की भी हूँ, दोस्त भी हूँ, महबूबा भी हूँ और बीवी भी। इतने रिश्तों के होते हुए भी मुझे नज़रअंदाज करते रहते हैं आप। इसने मुंह बसोरा। ये महबूबा और दोस्त कब से बन गई हो? वो कार के नज़दीक पहुंच गए जब कबीर ने ये पूछा। क्या नहीं हूँ? कबीर दादा का हाथ पकड़कर इसने अपनी जानिब मुतवज्जा किया। कार पार्किंग में जलती रोशनी इसके रोशन चेहरे को जगमगा रही थी। काली सी आंखें कबीर दादा पर जादू करने लगी। वो बेखुद होने लगा था। 2-3 लम्हे यूं इसकी आंखों में देखने के बाद कबीर दादा के मुंह से फंसे फंसे अल्फाज बरामद हुए। हो ना? एक खूबसूरत मुस्कान में इसके लबों पर जाहिर हुई और वो मधुर लहजे में बोली, कबीर।
कबीर दादा मुकम्मल हिप्नोटाइज हो चुका था। बेसाख्ता बोला, जी। न जाने इसकी आंखों में कितनी चाहत उमड़ आई थी। तनावश ने फौरन शर्माकर आंखें झुका ली। चलें। एकदम झुरझुरी लेते हुए कबीर दादा ने खुद को इस मंजर की सहर से निकाला और कार का दरवाज़ा तनावश के लिए खोल दिया। बैठो। वह नाज भरे अंदाज में बैठ गई। दरवाज़ा बंद करके कबीर दादा घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और कार आगे बढ़ा दी। साहिल पर जाएंगे, इसने फौरन याद दहानी कराई। कबीर दादा ने हंकारा भरा। कार में खामोशी छा गई थी। कबीर दादा अपनी बेखुद होती हालत पर खिफ़ सी महसूस कर रहा था। खामोशी को तनावश की आवाज़ ने तोड़ा। वो पूछ रही थी, मेरा कबीर कहना आपको बुरा लगता है? अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो? कबीर दादा ने इसकी तरफ मुतवज्जह होते हुए खुद पर मसनूई संजीदगी तारी की। फिर मैं जानू, शहजादा, सरताज वगैरह कहकर पुकार लिया करूँगी। इसने भी अपना लहजा संजीदा ही रखा था, मगर अल्फाज से टपकती शरारत ने कबीर दादा को हंसा दिया। तुम लाइलाज हो। कार की फिजा तनावश के कहके से गूंज उठी थी। बताया नहीं? इसने मुंह बनाया। कभी ही ठीक है। इसके साथ ही इसकी आंखों में एक मंजर उभरा कि तनावश जिसे जानू, मेरे शहजादे कहकर मुखातिब कर रही थी, और ये सुनते हुए पाशा अपनी कनपटी पर पिस्तौल रखकर खुदकुशी कर रहा है। वो हरदर्मी से बोली, मेरा जो दिल चाहेगा वो कहूँगी, बदले में आप कुछ भी कह सकते हैं। मैं मुसीबत और दिमाग चूस के अलावा भला क्या कह सकता हूँ? और तनावश इसकी बेबसी पर खिलखिला दी। साहिल पर इतने होटल खिले हैं, यहाँ भी खाना खाया जा सकता था। सड़क किनारे होटल देखते हुए पूछने लगी। मकसद खाना खाना था तो वो पूरा हो गया। वो कार को आगे ले गया। एक जगह पर इसने कार सड़क से कच्चे पर उतार दी और एक मुनासिब जगह पर पार्क कर दी। नंगे पाँव चलेंगे। पाँव से चप्पल उतार कर वो बाहर निकल आई। सर पर लिया दुपट्टा इसने मफलर की तरह गले में लपेटा और इसके घने स्याह बाल काली घटा की तरह इसकी कमर तक बिखर गए। चांद की रोशनी में इसका हुस्न मजीद निखर आया था। कबीर दादा भी जूते उतारकर बाहर निकल आया और इसका हाथ पकड़कर पानी की तरफ बढ़ गई। पाँव से पानी टकराते ही इसने शलवार के पांचे ऊपर कर लिए थे। वो काफ़ी दूर आ गए थे। वहाँ दूसरे लोग दिखाई नहीं दे रहे थे और इसी वजह से इसने सर और पडलियाँ वगैरह से कपड़ा हटाने में कोई कबाहत नहीं समझी थी। आप पहले कभी यहाँ आए हैं? वो कबीर दादा की तरफ मुतवज्जह हुई। तो मैं इतना फारिग दिखाई देता हूँ? आज फारिग थे? इस सवाल का मकसद वो चिढ़ गया था। वो लाड से बोली, आपसे ये मनवाना कि आपको प्यारी लगती हूँ। वो इसकी तरफ मुड़ा। अगले ही लम्हे इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी जानिब खींचा। हाँ हाँ हाँ, लगती हो प्यारी, बहुत ज़्यादा। और भी कुछ पूछना है तो एक बार पूछ लो। चांदनी में नहाए हुए तनावश के सैर अंगेज वजूद के सामने कबीर दादा ने हथियार डाल दिए थे। इसे अपना मुकाम, हैसियत और शख्सियत भूल चुकी थी। बस याद रहा तो दिल का वावेला जो तनावश का नाम छप रहा था। छोड़े ना, कोई आ जाएगा। एकदम वो शर्मा गई। इसकी शौकी और तेजी तरारी कहीं खो सी गई थी। इसे तंग करने के लिए शायद कबीर दादा मजीद भी पेशकदमी करता, मगर इस वक्त वो रोशनी में नहा गए। कोई गाड़ी सड़क से उतर कर इसी तरफ आ रही थी। तनावश तड़प कर इसकी आगोश से निकली। तेज रोशनी से बचने के लिए उन्होंने चेहरों के सामने हाथ पकड़ लिए थे। वो जो कोई भी था काफी बदतहजीब और अजड़ लग रहा था। आने वाली गाड़ी इनकी कार के सामने रुक गई। तेज रोशनी के बुझते ही उन्होंने आंखों के सामने पकड़े हाथ हटाए। रोशनी का असर खत्म होते ही उन्हें खुली छत की जीप का होयोला नजर आया। इसमें 4 आदमी सवार थे। नीचे उतरते वक्त वो बेहंगम कहका लगा रहे थे। तनावश का दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़क रहा था। हेलों को अपनी जानिब रुख करते देखकर तनावश फौरन गले में झूलता दुपट्टा सर पर लपेटकर छाती पर फैलाने लगी। अरे, रोमानवी सीन तो खत्म हो गया है। हीरो साहब ने हीरोइन को अपने बाजुओं के घेरे से आज़ाद कर दिया है। एक वाहियात आवाज़ तनावश के कानों में पड़ी और इसने फौरन कबीर दादा का हाथ पकड़ लिया। गोया इसका सहारा चाह रही थी। और वो आवारा गिर्दों की कोई टोली थी जो अकेले जोड़े को देखकर लूटने चले आए थे। ऐसे गिरोह कई अकेले आदमियों को लूटने के साथ औरतों की इज्जत खराब करने में भी कोई दकीका फरोख्त नहीं करते। डर गई हो? आने वालों से बेनियाज वो चाहत भरे लहजे में पूछ रहा था। कबीर दादा को ऐसे सड़क छापों से क्या खौफ हो सकता था जिसकी सारी जिंदगी ऐसे हालात का सामना करते गुजरी है। वो निडर लहजे में बोली, नहीं, आपकी मौजूदगी में ज़रा भी डर नहीं लगता। अगर तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा तो इस बुलबुल को हमारे हवाले कर दो भाई। वो दूर ही से अपने अंदर की गलाज का इजहार करते हुए आ रहे थे। अच्छा, सबसे पहले कौन सा सुरमा अपना ताकत का मुजाहरा करेगा? वो 4-5 कदम दूर थे जब कबीर दादा की इत्मीनान भरी आवाज़ उभरी। आगे वाले दोनों आदमी ठठक कर रुके। इसके साथ ही उन्होंने गोया आंखें फाड़ कर कबीर दादा की जानिब देखा। कबीर दादा, अकलाती और फंसी फंसी आवाज़ उनके हलक से बरामद हुई। अगले ही हमें दोनों का जिस्म राशि वाले मरीज की तरह लरजना शुरू हो गया था। अकब में आने वालों के कानों में भी कबीर दादा की आवाज़ पड़ी। वो भी हक्का बक्का खड़े रह गए। इनकी आवाज़ सुनते और शक्ल देखते ही कबीर दादा उन्हें पहचान गया था। वो इसके अपने ही आदमी थे। तो तुम लोग रात को ये काम भी करते हो? इनकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कबीर दादा फुनकार, माफ़ कर दें दादा। आगे वाले होंठों पर ये अल्फाज थे कि कबीर दादा का हाथ घुमा। चेहरे पर पड़ने वाले थप्पड़ ने इसे रेत पर उछाल दिया। इसने उठने की कोशिश नहीं की थी। अगले मिनट में बाकी तीनों पे भरपूर थप्पड़ खाकर इसके साथ लेटे नजर आए थे। गलती हो गई दादा, माफ़ कर दें दादा। आइंदा ऐसा नहीं करेंगे दादा। हर एक की ज़बान पर मुख्तलिफ अल्फाज रकसा थे, मगर तमाम का मतलब माजरत करना ही था। करीब होकर कबीर दादा ने फुटबॉल को किक मारने के अंदाज में इन पर चंद ठोकरें बरसाई। वो ववेला करते हुए लेटे रहे। उठने की जरूरत किसी ने नहीं की थी। नवीद अड्डे इंचार्ज को कॉल करके यहीं
बुलाओ, इसकी आमद तक कान पकड़कर मुर्गा बने रहो। मैं ज़रा आगे तक जा रहा हूँ, वापसी पर इसे यहाँ मौजूद होना चाहिए और इसे काल भी मुर्गा बने बने करोगे। कबीर दादा की बात खत्म होते ही उन्होंने इसे सूरत से मुर्गा बनते हुए कान पकड़े कि तनाविश खिलखिला पड़ी। नवीद नामी आदमी इस हैत में कान पकड़े अपने अड्डे के इंचार्ज को कॉल करने लगा। कबीर दादा तनाविश को लेकर उनसे दूर हटने लगा। ये लोग आपसे इतना डरते क्यों हैं? हालांकि इतने प्यारे और नर्म दिल हैं आप। और उसका हाथ थामते हुए भोलपन से पूछ बैठने लगी। वह मुस्कुराया। पागल, तुमने कबीर दादा का सिर्फ एक ही रूप देखा है, मैं अपने कबीर के सारे रूप देख चुकी हूँ, फिर भी डर नहीं लगता? वो मासूमियत से बोली। बहुत लगता है, आपके दूर जाने का, बिछड़ने का, रूठने का, किसी और लड़की की तरफ मुतवज्जा होने का और मुझे धिक्कार देने का डर हर वक्त मेरे दिल को लरसाता रहता है। वो साफ गोई से बोला। सही कहा, जिस दिन तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी यही कोशिश रही है, काश मैं इसमें कामयाब हो गया होता। अल्लाह पाक ना करे ऐसा हो, मर जाऊंगी और फिर रोते रहेंगे आप। इस धमकी से कभी दादा पर मुनकशिफ हुआ कि शायद पाशा की कोशिशें बेकार जाएंगी। इतने खलूस भरे लहजे में कोई झूठ नहीं बोल सकता। इसकी आंखों में नगी क़यामत के बाद तनावश के चेहरे पर नमूदार होने वाले तासरात नमूदार हुए और इसे बगैर किसी शक व शबे के यकीन हो गया था कि वह ठीक कह रही है। इसके बावजूद वो इसे समझाने से बाज नहीं आया था। तुम किसी और से शादी करके घरेलू ज़िंदगी गुजार सकती हो, ऐसी शराफत भरी ज़िंदगी जिसकी तुम हकदार भी हो। एक शरीफ और बाकिरदार मर्द हर वो खुशी, हर वो सुकून और इत्मीनान तुम्हारी ज़िंदगी में ले आएगा जिसकी तुम हकदार हो। मेरे साथ सवाए ख्वारी और कुछ भी नहीं मिलने वाला। अगर आइंदा ऐसा कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसने ज़िंदगी में पहली बार इस अंदाज में धमकी दी थी। क्या कहा? कभी दादा इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। वही जो आपने सुना, हंसकर कहते हुए वो भाग पड़ी। वो भी इसके बचपने में दिलचस्पी लेते हुए इसके पीछे भाग पड़ा। तनाविश की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, मगर वो जितनी भी तेज़ होती कबीर दादा का मुकाबला तो नहीं कर सकती थी। इसने जल्द ही तनाविश को जा लिया था, मगर इससे पहले वो इसे पकड़ता तनाविश हाय कहते हुए रेत पर लेट गई। क्या हुआ? कबीर दादा परेशान होकर इसके साथ बैठ गया। पाँव में मोच आ गई है, उफ बहुत दर्द हो रहा है। टोकने पर जोर देते हुए वो कराई। दिखाओ मुझे। घुटने साइल की गीली रेत पर टेकते हुए वो इसका टखना सहलाने लगा। तनाविश ने कराते हुए इसके कंधे पर माथा रख दिया था। किसने कहा था भागो? इसने परेशानी भरे लहजे में से डांटा। अब गुस्सा तो ना करे ना, हाय दर्द हो रहा है। और हंसी होने लगी। अच्छा ठीक है, हो जाएगा, रोते नहीं है। इसकी रोती आवाज़ सुनकर कबीर दादा के दिल को कुछ होने लगा था। वो मुंह बसुरते हुए कहने लगी, आपको तो बस डांटना ही आता है। अच्छा नहीं डांटता। वो प्यार भरे अंदाज में से पुचकारने लगा। मैं नहीं बोलती आपसे, आपकी वजह से मेरे पाँव में मोच आई है। हाय अल्लाह जी, अब मैं कैसे चलूंगी? कुछ नहीं होता और आप उठो, चल सकती हो या नहीं? कबीर दादा ने बाजू से पकड़ उसे खड़ा किया। नहीं चल सकती। वो पाँव पर बिल्कुल जोर नहीं दे रही थी। कोई बात नहीं। कबीर दादा ने इत्मीनान से इसे बाजू में भरकर ऊपर उठा लिया। एकदम खुश होते हुए इसने कबीर दादा के गले में बाहें डालकर सर इसकी छाती पर रख लिया। कबीर दादा को फूल की तरह हल्की लगी थी। कबीर दादा वापस चल पड़ा। क्या मेरा वजन बहुत ज़्यादा है? हाँ। कबीर दादा ने इस बात में सर हिलाया। गुलाब के फूल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। वो इसकी हाँ सुनकर मुंह फुलाते हुए इसे नाराज़ी भरी नज़रों से घूरने लगी थी, मगर अगला फिक्रा सुनकर खुशी से खिल उठी। हाय अल्लाह जी, ये लड़का भी अकेली लड़की को देखकर कैसे पटा रहा है। कबीर दादा तरकी बतरकी बोला, तुम मेरी बीवी हो मोहतरमा। वो कहाँ हार मानने वाली थी, फौरन बोली, इसलिए तो मैं भी हैरान हूँ कि आप बीवी पर क्यों ठरक झाड़ रहे हैं। कबीर दादा खिसियाते हुए बोला, मैं तुम्हें यूं ही तो दिमाग चूस नहीं कहता। वो मुसर हुई। अच्छा बताए ना, क्या सच में मेरा वजन बहुत ज़्यादा है? कह तो दिया है फूल की तरह हल्की लग रही हो, तो फिर पहले उठाते ना, मुझे मोच आने का बहाना तो ना करना पड़ता। क्या ये बहाना है? इसने रुकते हुए तनाविश को घूरा। इसने आंखें बंद करके नीचे वाले होंठ ऊपर वाले होंठ पर चढ़ाया और ऊपर नीचे सर हिला दिया। इस आलम में वो कबीर दादा को नन्ही बच्ची ही लगी थी। दिल करता है नीचे फेंक दूं। वो जल्दी से बोली, सच में चोट लग जाएगी और हर वक्त उठाकर फिरना पड़ेगा। अच्छा नहीं, उतरो नीचे। कभी दादा ने बादल नखासा इसे नीचे उतारा। वो हंसते हुए इसके साथ लगते हुए बोली, अपने मोबाइल से मेरी तस्वीर ही खींच लेते, कितनी प्यारी लग रही हूँ, इतनी खूबसूरत भी नहीं हो। कबीर दादा ने इसे चिढ़ाया। ठीक है, नहीं खिंचवाती। इसने दूर होने की कोशिश की, मगर कबीर दादा ने फौरन एक हाथ इसकी कमर में डालकर इसे करीब समेट लिया। मजाक कर रहा था दिमाग चूस। एक कहकर वो अपने कीमती मोबाइल फ़ोन से धड़ाधड़ इसकी तस्वीरें उतारने लगा। पहले पहले तो वो मुख्तलिफ पोज बनाकर तस्वीरें खिंचवाती रही, फिर शरारती लहजे में बोली, अच्छा अब बस करें ना, इतनी ज़्यादा तस्वीरों की भी इजाज़त नहीं दी है। इजाज़त मांगी किसने है? कबीर दादा ने कहा, बस धूम जमाते रहना, ये नहीं कि छोटी सी बच्ची को ज़रा सा मान ही रख लें। अच्छा जी नहीं खींचता, अब चलें। वो मोबाइल फ़ोन जेब में डालकर अपने साथ लिए आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो इन आदमियों के करीब पहुंच चुके थे। चारों आदमी मुर्गा ही बने हुए थे। एक पांचवा आदमी इनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। यकीनन वो अड्डा इंचार्ज था। इसने वहां पहुंचने से में ज़रा सी भी देर नहीं लगाई थी। स्नोबर, ये तमाम सुबह सूरज उभरने तक यूं ही कान पकड़े रहेंगे और तुम भी यहीं खड़े होकर इनकी निगरानी करोगे। अगर किसी ने भी कान छोड़े या तुमने बैठने की कोशिश की तो वरसा कफन दफन की हदायत करना ना भूलना। जी दादा। इसने नदामत से सर झुका लिया। खैर, तुम्हारी बाकायदा क्लास तो मैं कल लूँगा। कबीर दादा का गंभीर लहजा मुखालिफ का पता पानी करने के लिए काफ़ी था। गुंडागर्दी और बदमाशी के भी कुछ असूल ज़रूर होते हैं, इनके बारे में अड्डे पर आकर रोशनी डालूंगा। गलती हो गई दादा, माफ़ कर दें। कान पकड़े नवीद की कराती हुई आवाज़ बुलंद हुई। बाकी भी पुकारने लगे, माफ़ कर दें दादा, एक मौका दे दें दादा, जिंदा छोड़कर मौका ही तो दे रहा हूँ, आज उन्हें माफ़ कर दें। खामोश खड़ी तनावश ने एकदम कबीर दादा का हाथ थाम कर इल्तिजा की।
तुम बीच में दखल ना दो। कबीर दादा ने इसकी तरफ सख्त नज़रों से घूरा। मैं कह रही हूँ ना, इन्हें एक और मौका दे दें। वो मुझसे रही, उठो और दफ़ा हो जाओ। इस मर्तबा कबीर दादा तनाविश का हुक्म नहीं टाल सका था। वो चारों खड़े होकर अपनी जीप की तरफ भाग पड़े थे। तुम भी? कबीर दादा ने सनोबर को कहा और वो भी इनके पीछे भाग पड़ा। इनके गायब होते ही तनाविश ने पूछा, अब चलें या सुबह की अजान यही सुनना है? चलें। कबीर दादा को मोहब्बत पाश नजरों से घूरती हुई कार की तरफ बढ़ गई। यार, तुम्हारे पास कोई और मौजू नहीं है? काशिफ राजपूत ने सामने बैठे पाशा की बात सुनते ही बेजारी जाहिर की। पाशा मुसर हुआ। दादा, आप मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अच्छा बोलो। काशिफ ने गोया बादल नखास्ता कहा। कबीर दादा ने खुद एतराफ़ कर लिया है, अब तो आप भी मान जाएं। अच्छा, मान लिया, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? जब कबीर दादा खुद इस मसले को हल नहीं कर पा रहा तो मैं क्या करूँगा? मुझे पक्का यकीन है कि वो कमीनी कबीर दादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है, तो वो ना फंसे। काशिफ राजपूत ने मुंह बनाया। शिकार कभी फंसना नहीं चाहता। शिकारी अपनी चालों और मुहारत को बुरोकार लाकर शिकार को अपने बस में करता है। चलो मान लिया वो दोगली है और कबीर दादा को झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा रही है। कबीर दादा ने भी तुम्हें खुली छूट दे दी है, लेकिन अब क्या लाएअमल अपनाओगे? क्या वो लड़की तुम्हारी ऑफर को कबूल करते हुए एक बड़ी रकम का मुतालबा करेगी और कबीर दादा की ज़िंदगी से दफ़ा हो जाएगी, या कोठी बंगले कार वगैरह के बदले कबीर दादा की ज़िंदगी से निकलने पर तैयार हो जाएगी? हाँ, ऐसा ही है। पाशा ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। तो अमल करो ना अपने मंसूबे पर। कबीर दादा की गैर मौजूदगी में घर चले जाओ और इससे इत्मीनान से बात कर लो। लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे तई वो अपनी इतनी ही चालाक और तेज़ है तो आसानी से कोई ऑफर कबूल नहीं करेगी। जानता हूँ, इसलिए इसे मौका दूंगा कि वो हंसी खुशी मेरी ऑफर कबूल कर ले। दूसरी सूरत में माँ बेटी का अदमाबाद का टिकट कटवाकर कबीर दादा को कह दूंगा कि मेरी ऑफर कबूल करके दोनों माँ बेटी कहीं चली गई हैं, और जो कि नदामत की सिर्फ आपका सामना नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो आपको मिलने नहीं आ सकी। यार, क्यों गरीब की ज़िंदगी के पीछे पड़े हो? वो मासूम भोली भाली और घरेलू लड़की है। ऐसी लड़कियां जिसे शादी कर ले इसकी सारी खामियों को बगैर किसी कराहत के कबूल कर लेती हैं। इनका मकसद ज़िंदगी, शोर का आराम, सुकून और खिदमत गुजारी होता है। ये जो तुम्हें इसकी मकारियाँ और चालाकियाँ नज़र आ रही है ना, ये इसकी फितरत है। इसने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कबीर दादा का हाथ थामा, और जब हर कदम पर माशरे की जातियों का शिकार लड़की को तहफ़्फ़ुज़ और सहारा मिले तो वो जी जान से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले की खिदमत में जत गई। अपना सब कुछ इसको समझने लगी। और यकीन मानो, जब कोई औरत खलूस दिल से किसी का ख्याल रखती है, इसके काम करती है और घरेलू ज़िंदगी के हर मरहले में मर्द को मसरूफ़ अमल नज़र आती है, तब मर्द का दिल भी इसकी तरफ खींचता है। वो इसे पाँव की जूती नहीं, सर का ताज समझने लगता है। और यही कबीर दादा के साथ हुआ है, जिसे तुम इस मासूम लड़की के चालाकियाँ समझने लगे। रहने दो बेचारी को कबीर दादा के पास। बाकी गैंगस्टर ने भी तो शादियाँ की हुई हैं ना, थोड़ा अर्सा तो गुजरने दो। नई नवेली दुल्हन के नखरे शोर हंसी खुशी बर्दाश्त कर लेता है। वक्त गुजरने के साथ नई जवानी का बुखार उतरता है, मर्द संभल जाता है और इसकी पुरजोश मोहब्बत में ठहराव आ जाता है। मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि कोई घरेलू लड़की इतनी जल्दी कबीर दादा को अपने काबू में नहीं कर सकती। शादी को हफ्ता नहीं हुआ और कबीर दादा को इसके अलावा कुछ सूझता नहीं। अगर शुरुआत में ये हालत है तो आगे चलकर जाने वो क्या गजब ढाए। ख्वाहिशा तुम्हारा संख्या और खपतीपन कब जाएगा? एक बार जो ख्याल तुम्हारे दिल में बैठ जाता है, इसे निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं दादा, वो ऐसी ही है और मैं ऐसे बेनकाब करके रहूंगा। अगर किसी दिन कबीर दादा को ये मालूम हो गया कि वो खुद इसे छोड़कर नहीं गई बल्कि पाशा ने इसे कत्ल किया था, सोचो इस वक्त क्या होगा। कबीर दादा जानते हैं कि मेरे लिए क्या हैसियत रखती है। बाकी मैं इस डायन को एक मौका दूंगा, कबीर दादा की जान छोड़ दें, मगर इसने मेरी बात ना मानी तब मैं इंतहाई कदम उठाऊंगा। अच्छा, इसे कत्ल करने से पहले एक बार मुझसे मशवरा कर लेना। काशिफ राजपूत ने गोया बात खत्म करने का ऐलान किया। आप वादा करें कबीर दादा को ये बात नहीं बताएंगे? पाशा, तुम सिर्फ कबीर दादा के नहीं, मेरे लिए भी छोटे भाइयों जैसे हो। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कबीर दादा तुमसे मुतनफ़र हो। बाकी तुम एक बार कोशिश करके देख लो, हो सकता है इस वक्त तक मैं कोई मसले मुनासिब हल सोच लूँ। यकीनन इस लड़की का कत्ल इस मसले का हल नहीं है। जब कबीर दादा के दिल में इसकी मोहब्बत का ख्याल बैठा हुआ है तो इसकी मौत कबीर दादा को कोई नुकसान भी पहुंचा सकती है, और ऐसे मामलों में इंसान सारी ज़िंदगी नहीं संभल पाता। शायद वो खुद को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा बैठे। इसलिए सोच समझ कर कदम उठाना होगा। आप मुझे डरा रहे हैं। पाशा हकीकतन परेशान नजर आने लगा। डरा नहीं, समझा रहा हूँ। ठीक है दादा, मैं आपको बताकर ये इंतहाई कदम उठाऊंगा। पाशा ने खड़े होकर अलविदाई मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। रात को देर तक जागने की वजह से वो सुबह ताखीर से जागा। तनावश में नमाज पढ़कर दोबारा सो गई थी। दिन के 12 बजे कभी दादा की आंख खुली तो इसे अपने पहलू में बेखबर सोती दिखाई दी। नींद की हालत में इसकी मासूमियत और ज़्यादा उजागर हो गई थी। उठना नहीं है? कभी दादा ने इसके गालों को थपथपाया और वो जाग गई। नहीं। वो करवट बदलकर इसके करीब हुई। 12 बज रहे हैं मोहतरमा, तो क्या सारी रात भी तो आपने नहीं सोने दिया ना? वैसे गलत बयानी और इल्ज़ाम लगाने का कोई डिप्लोमा किया हुआ है या कुदरती ही ऐसी हो? रात को 2 बजे जाकर मुझे बेआराम करने वाला कौन है? आप खाना खिलाने के
के लिए होटल पे ले जाने वाला कौन है आप? साहिल समंदर पर मुझे गोद में उठाकर वक्त ज़ाया करने वाला कौन है आप? घर वापसी पर वो जल्दबाजी मजीद कोई राज अफशा करने वाली थी कि एकदम चुप हो गई। कहो ना, खामोश क्यों हो गई हो? कबीर दादा ने इसे छेड़ा। वो हया आलूद लहजे में बोली, रहने दे। रहने क्यों दें, बात तो मुकम्मल करो। कबीर दादा इसको इसे छेड़ने में मज़ा आ रहा था। तंग ना करे ना, इसने ऐसे अंदाज में कहा कि कबीर दादा को मानते ही बनी। अच्छा, अब गप्पों का वक्त नहीं है, मुझे सच में देर हो गई है, जल्दी से उठकर कुछ खाने को लाओ। इसका संजीदा लहजा सुनकर वो सर हिलाते हुए उठ गई, मगर बिस्तर छोड़ने से पहले वो इसके चेहरे पर झुककर शरारत करना नहीं भूली थी। नाश्ता वगैरह करके कबीर दादा रुखसत हो गए और वो किताबें खोलकर बैठ गई। जोहर की अजान सुनकर इसने वजू करके नमाज पढ़ी और फिर पढ़ने बैठ गई। इसी वक्त राहत खाला दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल हुई। बेटी, पाशा साहब आपको मिलने आए हैं। पाशा साहब? इसने हैरानी से दोहराया। हाँ, साहब जी का बहुत चहीता, बिल्कुल उनके छोटे भाइयों की तरह है। राहत खाला ने मुख्तसर अल्फाज में पाशा का मुकम्मल तारुफ कराया। अच्छा, किताबें बंद करके इसने दुपट्टा सर पर लपेटा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। इसने गर्दन में हल्का सा खम करते हुए सोफे पर बैठे खुश शक्ल जवान को सलाम कहा। पाशा ने सर के इशारे से सलाम का जवाब दिया, मगर इसने खड़े होने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। दूसरे सोफे पर नशीद संभाल कर इसने राहत खाला को चाय लाने का कहा और खुशगवार लहजे में बोली, भैया कैसे तशरीफ आवरी हुई? बस यूं ही। पाशा ने कंधे उचकाए। तनावश को देखते ही वो खुद को नर्वस सा महसूस करने लगा था। निफासत से दुपट्टा लपेटे वो वाकई मासूम और भोली भाली लग रही थी। रही सही कसर इसके खलूस भरे लहजे ने पूरी कर दी थी। इस दिन तकरीब में आपको देखा था, लेकिन कबीर दादा ने आपका तारुफ ही नहीं कराया। इसने बेतकल्फी से कबीर दादा का नाम लिया। पाशा हैरान रह गया था। शायद उन्होंने ज़रूरी ना समझा हो। आज तो उनसे ज़रूर झगड़ा करूँगी। ये भला क्या बात हुई कि मुझे अपने भैया ही से मुतारिफ ना कराया? चले, मैं खुद आ गया हूँ ना। पाशा इसके चेहरे से निगाहें हटाकर ड्राइंग रूम में लगी तस्वीरों को घूरने लगा। तनावश के करीब आने के बाद इसे बात करना मुश्किल लग रहा था। बहुत अच्छा किया, रोज़ाना चक्कर लगा जाया करें। मेरा कोई भाई नहीं है, आपकी मोहब्बत से मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा खिलाफ पुर हो जाएगा। ये कहते हुए इसे अपने मकतूल भाई शाहनवाज की याद आई और उसकी आवाज़ गुलूगीर हो गई। ज़रूर, पाशा ने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर बखेरी। आपने शादी क्यों नहीं की भैया? मैं कबीर दादा को आज़ाद कराने आया हूँ और ये मेरी शादी कराने पर तुली है। पाशा ने दिल ही दिल में कहा, जबकि होंठों से निकला, अभी तक तो नहीं हुई। ठीक है, मैं अपने भैया के लिए खुद दुल्हन ढूंढूंगी। इसने फौरन मुस्तकबिल करीब के मंसूबे का ऐलान किया। इसी वक्त राहत खाला ने इनके सामने चाय के बर्तन और खाने की लवाजमात लाकर रखे। ठीक है खाला, भैया की चाय मैं खुद बना लूंगी। राहत खाला को प्याली को हाथ लगाकर देखकर वो जल्दी से उठकर मेज़ के करीब आ गई। राहत खाला सर हिलाते हुए वापस मुड़ गई। चीनी कितनी भैया? प्याली में गर्म दूध उंडेलते हुए इसने पूछा। 2 चम्मच। चीनी मिलाकर इसने पत्ती का साशे अंदर अंदर डाला और प्याली इसकी जानब खिसका दी। शुक्रिया, वो कोशिश के बावजूद बहन नहीं कह सका था। अपने लिए चाय की प्याली बनाकर वो दोबारा अपनी जगह पर बैठ गई। माजरत भैया, वक्त तो खाने का था, मगर मैंने चाय मंगवा ली। वो दिमाग में तमहीद के अल्फाज ढूंढ रहा था। इसके मुखातब करने पर जल्दी से बोला, कोई बात नहीं, खाना मैं खा कर आया था। अपने भैया को भी बता देना कि जल्दी खाना खा लिया करें, नाश्ता करके गए हैं और अब शाम को खाएंगे। मेरी तो सुनते ही नहीं है। वो मुसलसल बातें करते हुए पाशा को कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो हंसा। मैंने कोई ऐसा मशवरा देकर बेइज्जत होना है क्या? आपको भी डांटते हैं? तनावश ने हैरानी से आंखें फैलाई। नहीं, पाशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ठीक ठाक पिटाई करते हैं। इसकी बात पर तनावश की मुतरन्नम हंसी से ड्राइंग रूम गूंज उठा था। इसका मतलब मैं यूं ही शाकी हूँ, इनकी तो फितरत ही ऐसी है। अच्छा, मैं एक खास मकसद से हाजिर हुआ था बहन। बड़ी मुश्किल से बहन का लफ्ज़ मुंह से निकालते हुए इसने मतलब की बात की तरफ कदम बढ़ाए, वरना हरगिज़ गुजरते लम्हे वो इसे अच्छी सी अच्छी लगती जा रही थी। इसे सचमुच लगने लगा था कि वो कोई सायरा है और अगर इसने जल्दी मतलब की बात ना छेड़ी तो इसे मकसद से हटा देगी। इसके साथ चंद लम्हे गुजार वो इस नतीजे पर पहुंचा था कि कबीर दादा की ज़िंदगी के लिए नहायत खतरनाक थी। हुक्म करें भैया। वो चाय की खाली प्याली तिपाई पर रखते हुए इसकी तरफ मुतवज्जो हुई। पेशगी माजरत करना चाहूँगा, आपको यकीनन मेरी बातों से तकलीफ पहुंचेगी। वो पुरखलूस लहजे में बोली। बड़े भाई, माजरत का लफ्ज़ मुँह से निकाल कर शर्मिंदा ही कर सकते हैं। इसी तरह बड़े भाई का छोटे बहन को आप जनाब कहना भी कुछ जचता नहीं है। शुक्रिया बहन, मगर कुछ हकायक ऐसे होते हैं जिनसे नज़रें नहीं चुराई जा सकती। कबीर दादा ने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। आप बेफिक्र होकर बात करें भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। तनावश का होंठों पर फीकी मुस्कुराहट ज़ाहिर हुई। किसी जाने अंदेशे से इसका दिल भी लरज़ना शुरू हो गया था। तुम्हारी यहाँ आमद और कबीर दादा से शादी किन हालात में हुई, दादा मुझे तफसील से बतला चुके हैं। इनका मकसद तुम्हें दिलावर शेख जैसे सड़क छाप से निजात दिलाना था। इसी चक्कर में कुछ बड़े लोग दादा के इस इकदाम के मुखालिफ हो गए और दादा इनकी शर्त से निजात दिलाने के लिए तुम्हें दूसरे दिन घर ना भेज सके। सच कहूँ तो कबीर दादा का खमीर ही ऐसी मिट्टी से उठा है जो प्यार की मोहब्बत की आलूदी से पाक है।
इनके नज़दीक औरत का सिर्फ एक ही मुशर्रफ है और उस मकसद के लिए उन्हें नई कम उम्र और खूबसूरत लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यकीन माने वो तुम्हारी आदतों और हरकतों से सख्त बेजार हैं और कोफत महसूस करते हैं, मगर तुम्हारा दिल टूटने के ख्याल से कुछ कह नहीं पाते। आज ही बता रहे थे कि बाज़ औक़ात माहौल को देखकर वो मज़ाहिया अंदाज में तुम्हारी मोहब्बत का इकरार कर चुके हैं, मगर वो बस दिल लगी के तौर पर था। तुम इनके जूते उतारती हो, उन्हें अपने हाथों से खाना खाते खिलाती पिलाती हो, सुबह शाम रुखसत करते वक्त दुआ पढ़कर इन पर फूंकती हो, और ऐसी ही चंद हरकतों से बस सख्त नाला है। और इस वजह से दूसरा दिन है वो मुझ पर जोर दे रहे हैं कि तुम्हें रुखसत कर दूं। ये बात उन्होंने खुद इसलिए नहीं की कि तुम्हारा दिल ना टूट जाए। ये कहते हुए पाशा ने मज़ाहिया अंदाज अपनाया, हालांकि मेरे कहने से भी तो तुम्हारा दिल टूटेगा ना। खैर, यहाँ से जाने के लिए तुम्हें जितनी दौलत दरकार हो मुझसे बेझिझक मांग सकती हो। बाकी जहाँ तक तुम्हारी हिफाजत का ताल्लुक है, तो उन्होंने मुझे छूट दी है कि तुम्हें पाकिस्तान के किसी भी शहर में मुंतकिल कर सकता हूँ। वहाँ पर अच्छी रहायशगाह और कार वगैरह खरीद कर देना तो भी मेरी जिम्मेदारी है। इसके अलावा भी कोई मुतालबा है तो तुम बेतकल्फ़ी से इजहार कर सकती हो, मगर अब मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। पाशा के अल्फाज नहीं, पिघला हुआ शीशा था जो उसके कानों में कतरा कतरा टिपकाया जा रहा था। जो इसकी बात ख़त्म होते ही वो मुश्किल बोली, आपको भाई कहने के बाद किसी गुस्ताखी के इजहार पर मुझे शर्मिंदगी होगी। शुक्रिया, मगर मैं इजहार हकीकत से तो पीछे नहीं हट सकता ना। और सच यही है कि कभी दादा तुम्हें मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो वो खुद कह देते। वो तो थोड़ी देर पहले बहुत प्यार से रुखसत होकर गए हैं। वजह मैं बता चुका हूँ। बल्कि गुज़िश्ता रात वो तुम्हें घर से उठाने गए थे तो इसकी वजह मोहब्बत नहीं, तुम्हारी हिफाजत का ख्याल था। उन्हें उड़ती उड़ती हुई इतला मिली थी कि कोई तुम्हें अगवा करने की कोशिश में है। बस वो तुम्हें घर से उठा लाए। वो तुम्हें डर ना लगे, इस वजह से तुम्हारी तारीफ कलब में लग गए। बकौल उनके तुमने वैसे भी 1-2 दिन में चले जाना है। पाशा को कबीर दादा का रात को तनावश को लेने के लिए जाना और सुबह की अजान के वक्त लौटने की बाबत चौकीदार वगैरह से मालूम हो गया था। इसी मालूमात को इसने अपने हक में इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाई थी। अगर मोहब्बत नहीं है तो मेरी हिफाजत का इतना ख्याल क्यों? तनावश मनमनाई, तुम्हें किसी गैंगस्टर के अना का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, और गैंगस्टर भी ऐसा कि ज़ेर ज़मीन हलकों में इनके मुखालिफ भी दादा के लहके के साथ जिनका जिक्र करते हैं। क्या ख्याल है, एक दफ़ा जब उन्होंने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी कबूल कर ली है तो किसी ज़मीनी ताकत को तुम्हें नुकसान पहुँचाने की इजाज़त देंगे? तुम्हारी हिफाजत कोई मोहब्बत वगैरह नहीं, इसके अना और नाम का मामला है। तनावश सिसकी, वो ऐसे नहीं है। अचानक पाशा के दिमाग में एक तरकीब उभरी। वो फौरन बोला, सबूत दे सकता हूँ। कैसा सबूत? इसने भराई हुई आवाज़ में पूछा। कबीर दादा का यूं किसी तीसरे को दरमियान में लाने के अमल ने इसके दिल को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। अगर वो खुद ये अल्फाज कहता तो इसे इतना दुख ना होता, और ना वो इसके कहने पर जाने पर तैयार होती, मगर भाई कहने के बावजूद इसने पाशा की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। अच्छा, खामोशी से सुनना। गो ये काम मैं दादा की मर्जी के खिलाफ कर रहा हूँ, मगर तुम्हें यकीन दिलाने के लिए शायद ये ज़रूरी है। ये कहते हुए इसने मोबाइल फ़ोन निकाला और कबीर दादा का नंबर मिलाने लगा। नंबर मिलते ही पाशा ने स्पीकर ऑन कर दिया। जी पाशा साहब, कबीर दादा की पुररोब आवाज़ उभरी। दादा, पूछना ये था कि मिस तनावत, जिसे आप अपने लिए मुसीबत समझते हैं, को कितनी रकम दे सकता हूँ? मेरा मतलब अगर 5-10 करोड़ तक बात पहुँच जाए तो? पैसों की मेरे पास कोई कमी नहीं, बस इससे जान छुड़ा दो यार, कबीर दादा ने बज़ाहिर मज़ाही अंदाज में कहा था, मगर तनावश की समातों में एक ज़ोरदार छनाका हुआ, गोया तांबे का बर्तन बुलंदी से पुख्ता फर्श पर गिरा हो। इसे यह अंदाज़ा नहीं था कि कबीर दादा का ये कहना तनावश की ज़ात पर इसके एतमाद का इजहार था कि वो कोई भी कीमत लेकर इसे नहीं छोड़ेगी। दूसरा, वो पाशा को भी ये बावर कराना चाहता था कि वो तनावश से जान छुड़ाता है। हालांकि गुज़िश्ता शब इसके दिल से तनावश को मुआलजा करने का ख्याल निकल चुका था, जबकि पाशा ने तनावश को मुख्तलिफ अंदाज में बात करके कबीर दादा से एक ही फिक्रा उगलवा कर अपनी सारी बात की तस्दीक करवा दी थी। शुक्रिया दादा, बस यही पूछना था। उम्मीद है जल्द ही कोई खुशखबरी सुनाऊंगा। इसने कबीर दादा से ज़्यादा बातचीत की कोशिश नहीं की थी कि लंबी बात से भांडा फूट भी सकता था। राब्ता मुनक़ता करते हुए इसने तनावश की तरफ देखा, जिसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, आंखों में नमी और होंठ जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहे थे। एकदम पाशा के दिल में दुख की लहर उठी। इसका दिल चाहा कि इस लड़की को हकीकत बता दे, जिसकी हालत मरने वाली हो गई थी, मगर फिर कभी दादा को न जाने निजात दिलाने की ख्वाहिश इसकी रहमदिली पर गालिब आ गई। इस तरह अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए कराई, आप अपने भैया के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बहन। असल में कबीर दादा तुम्हारा सामना नहीं करना चाहता, इसी वजह से इसने मुझे दरमियान में डाला है। और यहाँ तुमसे भी ये दरख्वास्त करूँगा कि अगर तुम्हारे दिल में कबीर दादा की ज़रा सी इज़्ज़त मौजूद है तो इनके सामने आकर उन्हें नादम करने की कोशिश ना करना। कोई इसके बाद भी वो तुम्हें यहाँ रुकने पर तैयार नहीं होंगे, मगर फिर भी मैंने उनसे वादा किया है कि तुम इनके सामने नहीं आओगी, और उम्मीद है ऐसे आदमी की बात नहीं टालोगी जिसे तुम भाई की जगह दे चुकी हो। पाशा ने इसके दिल में मौजूद भाई के जज्बात को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहा। मैं क्या करूं? वो आंसू को मजीद नहीं रोक पाई थी। देखो बहन, रोने धोने से काम नहीं बनेगा। बस ये सोचे कि अब तुम्हें कहाँ जाना है, ताकि मैं इस शहर में तुम्हारी रहाइश का बंदोबस्त कर दूं। यहाँ कबीर दादा से अलहदा होते ही तुम्हें खतरे घेर लेंगे। इनसे अलहदा होकर जिंदा कौन रहना चाहता है?
इसने सिसकी भरी। बेवकूफ़ ना बनो, बात जिंदगी मौत की नहीं है। तुम नहीं जानती कि कराची में किस किस्म के दरिंदे भरे पड़े हैं। वो भेड़िए तुम्हारी जान ये नहीं इज्जत के दुश्मन है, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे दुपट्टे की तरफ मैला हाथ बढ़ाए। यही कुछ कबीर दादा की भी ख्वाहिश है, इसलिए घर जाकर अपनी अम्मी जान से मशवरा कर लो, ताकि मैं मतलूबा शहर में तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूँ। और फिक्र ना करना, इससे अच्छा मकान लेकर दूंगा, और मुस्तकबिल के लिए भी मुस्तकिल आमदन का कोई बंदोबस्त करूंगा। आखिर तुम्हें बहन कहाँ है? कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। वो चेहरा हाथों में छुपा कर सिसकने लगी। बेवकूफ़ों की सी बातें ना करो पगली। ना तुम कबीर दादा के लिए बनी हो, ना वो तुम्हारे लिए। तुम दोनों का मिजाज, तबीयत, आदत बिल्कुल मुख्तलिफ है। और फिर तुम नमाजी परहेजी लड़की हो, और वो ठहरे गैंगस्टर जो शराब भी पीते हैं, लड़कियों से गलत ताल्लुकात भी रखते हैं, कातिल भी हैं। तो ऐसे में निभाह कैसे होगा? ये बात वो भी जानते हैं, और तुम्हें भी मालूम होगी। इसलिए ये रोने धोने का नहीं, शुक्र का मुकाम है। क्या आप हमारे घर का अच्छे दामों सौदा करवा कर हमें इसके बदले दूसरे शहर में घर लेके दे सकते हैं? कहा ना, पैसों की फिक्र ना करो। पाशा का दिल खुशी से धड़का, इसे लगा वो अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। तनावश का कांटा बहुत खुश असलूबी से निकल रहा था। नहीं भैया, अम्मी जान कभी भी हराम के पैसे को कबूल नहीं करेंगी। बस आप हमारे घर का सौदा करवा कर हमें दूसरे शहर में मुंतकिल करवा दें। ठीक है, ये भी हो जाएगा। मुझे घर तक छोड़ देंगे? इसने आंसू साफ करते हुए पूछा। ये कोई कहने की बात है? पाशा खुश दिली से बोला। अच्छा, मैं अपना सामान समेटती हूँ। वो बोझल कदमों से ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गई। घंटा भर पहले वो जिन खुशकुन ख्यालों में गुम थी, अब इसका दिल जैसे कंछुरी से कड़ा जा रहा था। कबीर दादा के बारे में इसके सारे अंदाजे गलत साबित हुए थे, और हकीकत बस इतनी ही थी कि इसे तनावश के अनछुए और पुरकशिश बदन की तलब थी। इसी वजह से इसने तनावश की मदद की थी, और इसी वजह से इसकी झोली में करब की अंदरातें डाल दी थी। खूबसूरत औरतों के लिए मर्द जात यूं ही नर्म दिल बन जाती है, और वो कबीर दादा की इस नरमी को मोहब्बत और चाहत समझ बैठी थी। अपने कपड़े और किताबें दो मुख्तलिफ लिफाफों में डालकर इसने हजरत भरी निगाह इसकी ख्वाबगाह पर डाली और बाहर निकल आई। वहां गुजारे चंद दिन इसकी जिंदगी का हासिल था। एक गरीब बेतुकी लड़की ऐसी ख्वाबगाह और कोठी ख्वाब में भी नहीं दे सकती थी, और वो आर्जी तौर पर सही इसकी मालकिन बनने की लज्जत से तो बहरामंद हो चुकी थी। कबीर दादा का लाया हुआ लिबास और अलमारी की चाबी इसने वहीं छोड़ दिया था। दोनों शॉपर ड्राइंग रूम में रखकर वो राहत खाला से अलविदाई मुलाकात के लिए बावर्ची खाने में घुस गई। वो सिंक के सामने खड़ी बर्तन धो रही थी। तनावश के बार बार मना करने के बावजूद वो काम करने से बाज नहीं आती थी। करीब जाते ही वो खाला कहकर इससे लिपट कर सिसक पड़ी। क्या हुआ खाला की जान? रात खाला परेशान हो गई थी। आप ठीक कहती थी खाला, वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। जिस मर्द को नित नई हसीनाएं दस्तियाब हों, वो मेरी जैसी एक पुरकब खाना रह सकते हैं। पर रात खाला ने घबरा कर पूछा, क्या फिर कोई कलमुई आ गई है? वो गुलूगी लहजे में बोली, नहीं खाला, उन्होंने पाशा भाई की जबानी मुझे यहाँ से निकलने का हुक्म सुना दिया है। कैसे हो सकता है? रात खाला हिकला गई थी। ऐसा ही हुआ है खाला, बस दुआ में याद रखना, और अगर मुझसे कोई गलती या गुस्ताखी हो गई हो तो बेटी समझकर माफ कर देना। मेरी प्यारी बेटी। राहत खाला आंखों में आंसू भर के इसकी पेशानी चूमने लगी। तनावश एक झटके से इससे अलहदा होकर बाहर निकल गई। पाशा ड्राइंग रूम में इसका मुंतजिर बैठा था। वो इसके हमरा ड्राइंग रूम से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद वो कोठी से निकल आई। इसे घर का पता मालूम करके पाशा इस समय चल पड़ा। वो बड़ी मुश्किल से आंसू रोक के बैठी थी। अपने घर घर जाते ही माँ से मशवरा करना, ताकि कल परसों मैं तुम्हें यहाँ से किसी दूसरे शहर में मुंतकिल कर दूँ। कभी दादा की तुम्हें तलाक देने की खबर फैलते ही तुम्हारे लिए खतरे का आगाज़ हो जाएगा। क्या वो तलाक देंगे? इसकी आंखें दोबारा पैरने लगी थी। मुझे तलाक नहीं चाहिए। ठीक है, मैं सारी जिंदगी उन्हें चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मगर उन्हें कहीं मुझे तलाक ना दें। मैं बस इनके नाम ही पर बकिया उम्र गुजारना चाहती हूँ। ये ना हो मैं तुम्हारे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूँ। पाशा ने प्यारे भरे अंदाज में से डांटा। बेवकूफ़, यूं अपनी जिंदगी किन के लिए बर्बाद कर रही हो? इनके लिए जिन्होंने रात गुजारने के लिए नई लड़की को बुलवावा भेज दिया है। कल दूसरी होगी, परसों तीसरी। उन्हें शायद तुम्हारा नाम भी 2-3 दिनों में भूल जाए। जिनकी ख्वाबगाह रोजाना नित नई लड़कियों से सजी रहेगी, उन्हें कोई तनावश कैसे याद रह पाएगी? याद रखना बहना, मोहब्बतें इस माहौल में पनपती हैं जब हम गलत करने के लिए जज्बाती सहारा ना मिले। इनकी जिंदगी में सैकड़ों लड़कियां आकर जा चुकी हैं, और हजारों चश्म बहरा है। आज बिनते हवा ने खुद को कितना सस्ता कर दिया है, तुम इसका अंदाजा नहीं कर सकती। बस खरीदार के पास रकम होना चाहिए, शक्लो सूरत की कोई कैद नहीं। कभी दादा तो सूरत के लिहाज से भी अमीर है, तो ऐसे शख्स के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करो। तलाक के बाद चंद माह तो इद्दत गुजारना पड़ती है, इसके बाद उम्मीद है तुम संभल जाओगी। कोई ऐसा वैसा लड़का देखकर शादी ना कर लेना, मुझे कॉल करके ज़रूर मशवरा लेना। मैं खुद लड़के के खानदान और किरदार वगैरह की पड़ताल करूंगा, और फिर तुम्हारी शादी कराऊंगा। भैया, वो सिसक पड़ी, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी, कभी नहीं। पाशा ने एक हाथ से स्टेयरिंग व्हील थामते हुए दूसरा हाथ इसके सर पर रखकर, पागल नहीं बनते हैं बहना। यकीन मानो, तुम थोड़े अरसे बाद ही इस बेवकूफ़ी पर हंसा करोगी। एक तलखी सी इसके अंदर भरी। अपनी और इनकी हैसियत देखकर तो अभी भी हंसी आती है। क्या मैं यकीन कर सकता हूँ कि तुम इनसे रब्ता नहीं करोगी? पाशा ने यकीन करना चाहा। इसने सिसकियाँ भरते हुए कहा, कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। कॉल आई भी तो वो वसूल नहीं करूंगी। शाबाश, अब ज़रा अपना मोबाइल फ़ोन इधर करो, ये ले। इसने पुराना सा मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ बढ़ा दिया। इसने
कबीर दादा का नंबर मिटाकर तमाम भेजे गए और वसूल किए गए पैगामात और कालें वगैरह मिटाई और अपना नंबर महफूज करके मोबाइल फ़ोन इसकी जानिब बढ़ा दिया। मैंने कबीर दादा का नंबर मिटा दिया और अपना नंबर महफूज कर दिया। इसी तरह मेरे पास भी तुम्हारा नंबर आ गया है। अब कोई भी मसला वगैरह होता है तो मुझे कॉल कर देना। वो घबरा कर बोली, मगर उनका नंबर क्यों मिटा दिया है? पाशा ने सफाई से झूठ बोला। ऐसा उन्होंने कहा था, वो नहीं चाहते तुम इनसे रब्ता कर सको। तनावी सर झुकाकर खामोश हो गई। इनके इसके घर के सामने कार रोकर वो बोला, देखो घर जाकर रोना नहीं, खाला यूं ही परेशान हो जाएंगी। और याद से इनसे मशवरा कर लेना, मैं बाद में कॉल करके मालूम कर लूँगा। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दो। वो इस तरह भी अंदाज में हाथ मरोड़ते हुए बोली, भैया क्या इनकी तस्वीर मिल सकती है? पाशा ने अफसोस भरे अंदाज में दाएं बाएं सर हिलाया। वो खफीफ अंदाज में सर झुकाए बैठी थी। अच्छा ठीक है, कल इनकी तस्वीर बल्कि बहुत सारी तस्वीरें दे दूंगा। और कुछ? शुक्रिया भाई। वो बाहर निकल कर रग्बी नशिस्त पर पड़ा अपना सामान उठाने लगी। तनाविश को घर छोड़ते ही इसने कबीर दादा की रिहाइशगाह का रुख किया और ख्वाबगाह में जाकर तस्वीर की अकब में छुपी तिजोरी खोल ली। इसमें भरे करोड़ों रुपए एक काले लिफाफे में डालकर वो ख्वाबगाह से बाहर निकला और ऊपरी मंजिल पर मौजूद एक बंद कमरे के दरवाजे पर जाकर रुक गया। वो ताला किया हुआ कमरा काफ़ी अरसे तक इसके इस्तेमाल में रह चुका था और यहाँ से जाने के बाद भी ये कमरा इसी के नाम पर मुख्तस था। ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और कपड़ों की अलमारी में रकम छुपाकर बाहर निकल आया। कोठी से निकलते ही वो कबीर दादा को कॉल करने लगा। वो साहिल वाले अड्डे से उठकर घर जाने की तैयारियों में था। दादा आप थोड़ी देर वहीं रुककर मेरा इंतजार करें, एक बहुत ज़रूरी बात करना है। यार ये बातचीत बाद में नहीं हो सकती। कबीर दादा को तनाविश के पास जाने की जल्दी थी। गुज़िश्ता 2 दिन वो मुसलसल अपने घर जाती रही थी और आज वो खुशकिस्मती से घर पर मौजूद थी। कबीर दादा जल्द अज जल्द घर जाकर अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता था। दादा कहा ना, बहुत ज़रूरी मसला, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। अच्छा जल्दी आओ। वो गोया बादल नखास्ता मान गया था। पाशा को वहां पहुंचने में घंटा लग गया था। कबीर दादा बेजारी और कोफ्त का रूप धारे इसका मुंतजिर था। निश्चित संभालते ही वो चहका, मुबारक हो दादा, काम हो गया है। कौन सा काम? इसकी आंखों में हैरानी सिमट आई और दिल किसी अंदेशे से धड़कने लगा। भाभी चली गई और वो कल परसों तक वो माँ से मशवरा करके इस शहर का नाम बता देगी जहाँ उन्होंने मुंतकिल होना है। यार मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। कबीर दादा ने बेजारी भरे लहजे में से झड़का। पाशा इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मैं भी। अच्छा ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ? कबीर दादा ने निश्चित छोड़ी। मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई दादा, बको। न जाने क्यों कबीर दादा को बेइत्मीनानी महसूस होने लगी। ये सच है, लेकिन इस मकान ने फौरन मुझे भाई बनाकर जज्बाती तौर पर धोस जमाई और यह वादा ले लिया कि वो आपका सामना नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी सामना? कबीर दादा की आवाज़ में शामिल गुस्से ने पाशा जैसे नडर को भी लर्जा दिया था। दादा आप अपने कहे से फिर रहे हैं। नहीं, ये तय हुआ था और मैंने कहा था क्या मैं इसकी आंखों में नदामत देखना चाहता हूँ। मैं खुद कानों से सुनकर ये यकीन करना चाहता हूँ कि वो मुझे छोड़कर जाने पर हंसी खुशी राजी है। इसकी मर्जी मैं आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन इसके साथ आपको वादा करना पड़ेगा आप इसे बात नहीं करेंगे। सुनाओ। कबीर दादा अपनी गैर होती हालत पर मुश्किल से काबू पाए हुआ था। पाशा ने फौरन तनावश का नंबर मिलाकर स्पीकर ऑन कर दिया। अस्सलाम वालेकुम भैया। कॉल वसूल करते ही इसकी मधुर आवाज़ उभरी। पाशा को यूं भैया कहने पर कबीर दादा को किसी बड़ी गड़बड़ का एहसास हुआ था। वालेकुम सलाम बहना, क्या माँ जी से मशवरा कर लिया है किस शहर में मुंतकिल होना है? वो धीमे लहजे में बोली, अभी तक नहीं किया। अच्छा जल्दी बात करो क्योंकि तुम्हें यहाँ काफ़ी खतरा है और मैं जल्द अज जल्द तुम्हें किसी महफूज जगह पर मुंतकिल करना चाहता हूँ। बाकी परेशान ना होना, तुमने जो काम बताया है वो हो जाएगा। खामखा नादिम होने की ज़रूरत नहीं, तुमने बड़ा भाई बना लिया है तो भाई बनकर दिखाऊंगा। पाशा ने इसकी कबीर दादा की तस्वीरें मांगने वाली बात को नदामत से जोड़कर कबीर दादा की सोचों को मनचाहा रुख दिया। शुक्रिया भैया। तनाविश भोलेपन से इसकी चाल में आ गई थी। और फिक्र न करना, जैसे ही कबीर दादा ने तलाक दी मैं स्टाम्प पेपर पर उनकी दस्तखत कराकर तुम्हारे हवाले करूंगा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है भैया। तनाविश यकीनन कुछ उल्टा सीधा उगलना चाहती थी। पाशा ने फौरन प्यार भरा अंदाज अपनाते हुए इसे झिड़का। अब बस एक लफ्ज़ भी ना कहना इस मुतालिक और वादा करता हूँ कबीर दादा तुम्हारे सामने नहीं आएगा। अपना ख्याल खुद रखना, खुदा हाफिज। इसने तनाविश की बात सुनने बगैर रब्ता मुनक़ता कर दिया। कबीर दादा काटो तो बदन में लहू नहीं की जिंदा मिसाल बना बैठा था। सारी गुफ्तगू सुनकर इसने पाशा पर जरा सा भी शक नहीं हुआ था। दादा आप परेशान नजर आ रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जेब में डालते हुए मुस्तफसर हुआ। कबीर दादा से जवाब दिए बगैर मेज़ की चिकनी सतह पर नजर जमाए किसी गैर मरी नक्ते को घूर रहा था। दादा आपने वादा किया था अगर वो हंसी खुशी जाना चाहेगी तो आप नहीं रोकेंगे। आपने अपने कानों से सुन लिया है। ऐसे तलाक भी चाहिए, वो आपका सामना भी नहीं करना चाहती। सामना तो उसे करना पड़ेगा। कबीर दादा ने जैसे खुद कलामी की। मौत से आंखें मिलाने वाला एक लड़की की बेवफाई पर अपने शागिर्द से निगाह नहीं मिला पा रहा था। इसी वक्त पाशा के मोबाइल फ़ोन पर पैगाम की घंटी बजी। तनावश ने पैगाम भेजा। वो पढ़ने लगा, भैया प्लीज़ उन्हें कह देना मुझे तलाक ना दें। बेशक सारी ज़िंदगी उन्हें मुंह नहीं दिखाऊंगी, प्लीज़ वो आपकी बात नहीं टालेंगे। बेवकूफ़ हो तुम। इसने फ़ौरन ही जवाब देकर वो पैगाम मिटा दिया। भैया प्लीज़, अगर मुझे बाद में लगा कि तलाक लेना ज़रूरी था तो मैं इस वक्त आपको कहकर तलाक ले लूँगी, मगर फ़िलहाल नहीं। प्लीज़ उन्हें कहे ना कि अगर उन्होंने मुझे तलाक दी तो मुझे कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है। इसने दूसरे मैसेज का जवाब लिखकर भेजा और दूसरा पैगाम भी मिटा दिया। इसी के पैगाम है। कबीर दादा को जाने कैसे अंदाज़ा हुआ था। हाँ, पाशा ने इस बात में सर हिलाया।
मगर ऐसे नहीं जो आपको पढ़ाया जा सके। वो बेचारी डरी हुई है, मुझे बार बार वादे याद दिला रही है, मिन्नतें कर रही है, और क्यों ना करे, आपका खौफ अब तक हमारे दिलों से नहीं निकल सका। वो बेचारी तो छोटी सी लड़की है, वो छोटी सी लड़की अमलों की पूरी है। कभी दादा ने दांत पीसे, दादा अगर इसे नादिम और शर्मिंदा करके आपके अना को तस्कीन मिलती है तो चले अभी इसके पास चलते हैं। वही गरीब बेसहारा लड़की है, जिंदगी में सिवाय महरूमी, हसरतों और पूरी न होने वाली ख्वाहिशों के से इसने कुछ नहीं देखा। पहली बार एसी में सोई, पहली बार फ्रिज का ठंडा पानी चखा, नाश्ते में बासी रोटी खाने वाली, शहद जाम अंडे मक्खन वगैरह से लुत्फानंदोज हुई। इतना आरामदेह बिस्तर था, पुरतइश ख्वाबगाह और आरामदेह बाथरूम की सहूलत महसूस की। मुलाजमों की सी जिंदगी गुजारने वाले को मुलाजमों पर हुक्म चलाने का मौका मिला, और बेचारी इस जिंदगी के असूल की ख्वाहिश में जी जान से जुट गई। मेरे सामने भी पहले तो इसने अपनी मोहब्बत वगैरह का ढंढोरा पीटा, लेकिन जब मैंने इस तरह की कोठी कार और मुंह मांगी दौलत देने का वादा किया तो अपने दावे पर कायम ना रह सके, और फिर आपका सामना ना करने की शर्त पर हंसी खुशी तलाक लेने पर आमादा हो गई। अब आप इसे किस बात पर शर्मिंदा करेंगे? यही पूछेंगे कि वो झूठी मोहब्बत जाहिर करती रही, वो खामोशी से सर झुका लेगी और आपके अना को तस्कीन मिल जाए, है ना? कभी दादा खामोश बैठा रहा। दादा यकीन माने इस तरह बस मैं इसकी नज़रों से गिर जाऊंगा, कुछ भी है, इसको मैंने बहन कहा है, और यकीन माने इसकी बातें सुनकर वो मुझे धोखाबाज नहीं लगी। को वो आपसे झूठी मोहब्बत जताती रही, लेकिन ये भी सच है कि वो इस शादी को कायम रखना चाहती थी। को इसके पश पर्दा ऐशो आराम की ज़िंदगी का हसूल था। अब आपके बगैर इसे ये ज़िंदगी मिल रही थी तो इसने आमादगी ज़ाहिर करने में देर ना लगाई। मैंने भी इसे सच उगलवाने के लिए बड़े वादे और कस्में खाई। इसे आपका सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी दादा ने गहरा सांस लेकर पाशा की बातों को हजम करने की कोशिश की, मगर इसके अंदर अजीब किस्म की आग से लग रही थी। अब जबकि वो उसकी मोहब्बत पर एतबार कर बैठा था तो इसने एकदम इसके कदमों के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। क्या सोच रहे हैं? पाशा फिर इसकी सोचों में मगन हुआ। चंद लम्हे सोचने के बाद वो बोला, ठीक है, इसे दूसरे शहर में मुंतकिल करो, इसके लिए बहुत अच्छी कोठी खरीदना, काले रंग की मर्सिडीज लेना और इतनी रकम देना कि इसे किसी से मदद की ज़रूरत बाकी ना रहे। पाशा मुस्कुराया। रकम तो मेरा ख्याल है इसने हासिल कर ली है, क्योंकि ख्वाब से निकलते वक्त 2-3 काले लिफाफे इसने पकड़े हुए थे और एक लिफाफे में मुझे बड़े नोटों की गड्डियों की झलक भी नजर आ रही थी। मजीद घर जाकर तसल्ली कर लेना, 2-2.5 करोड़ तो होगा। कबीर दादा के होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। अच्छा, ये हिसाब किताब तो बाद में करते रहेंगे, पहले आप वादा करें कि इसे तंग नहीं करेंगे, मेरा मतलब इसे कॉल वगैरह भी नहीं करेंगे। कह दिया ना, ठीक है। कबीर दादा चिढ़ गया था। अच्छा, अपना मोबाइल फ़ोन मुझे दें। पाशा ने इसकी तरफ हाथ फैलाया। कबीर दादा ने मेज़ पर पड़ा मोबाइल फ़ोन इसकी तरफ धकेल दिया। पाशा ने फ़ौरन तनावश का नंबर, काले पैगामात वगैरह मिटाकर मोबाइल फ़ोन वापस कबीर दादा की तरफ बढ़ा दिया। मैंने अपनी बहन का नंबर मिटा दिया है, अगर इसका दिल चाहा तो आपको कॉल कर लेगी, वरना आप इसे कॉल नहीं कर सकेंगे। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? कबीर दादा धाड़ा। पहले मेरी मिटाई करके अपना दिल की भड़ास निकाल लें, इसके बाद जवाब दूंगा। इसका नंबर तो नहीं मिटाना चाहिए था। करना क्या है इसके नंबर का? अगर इसे ज़रूरत होगी तो खुद ही कॉल कर लेगी, शायद नदामत वगैरह के इजहार के लिए कॉल करके कर भी ले, जो काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अलबत्ता आपको हल्का होने की इजाज़त मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। कभी दादा एक छोटी सी छोकरी से मोहब्बत की भीख मांगता फिर, ये मुझे गवारा नहीं है। तुम बस बकवास कर सकते हो। कभी दादा ने इसे झिड़का। नसीहत समझे, मशवरा जाने या बकवास कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपकी सलाहियतों को जंग लगाने वाली, आपको मकसद से दूर करने वाली और आपकी कामयाबी और तरक्की की राह का सबसे बड़ा रोड़ा आज मैंने हटा दिया है। और फिक्र ना करना, इसे बहन कहा है तो इसके लिए कोठी कार वगैरह का बंदोबस्त मैं अपने पैसों से कर लूँगा। चलना चाहिए। इसके बाद का जवाब दिए बगैर कबीर दादा खड़ा हो गया। मेहरबानी फरमाकर इसका घर का रुख ना कर लेना। बादशाह आखिरी लम्हों में इसे नसीहत करने से नहीं चूका था। अलबत्ता तनावुश को तलाक देने का जिक्र इसने जानबूझकर नहीं किया था कि वो कबीर दादा को थोड़ा सा मौका देना चाहता था। यूं एकदम इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं था। अपनी पहली मोहब्बत को वो इतनी जल्दी तो नहीं दिल से नहीं निकाल सकता था। भाड़ में जाए यार। कबीर दादा का मुंह उस समय खोलता हुआ दफ्तर से बाहर निकल गया। घर में दाखिल होते ही वो भां भां करती हुई माँ से जा, क्या हुआ मेरी शहजादी को? बुशरे से साथ लिपटाए चारपाई पर बैठ गई, मगर वो जवाब दिए बगैर सिसकियां भरती रही। इसके हाथों में थामे सामान को देखते ही बुशरा को अंदाजा हो गया था कि वो क्यों रो रही है। अच्छा, इतना नहीं रोते, मेरी शहजादी के लिए रिश्तों की कोई कमी है? इतने रिश्ते आएंगे कि हिसाब रखना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरी गुड़िया अपनी पसंद का शहजादा चुनेगी और आराम से बकिया जिंदगी गुजारेगी। वो चीखी। मुझे इनके अलावा कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं, ना शहजादा, ना बादशाह, ना वजीर। बुशरा इसे समझाने लगी, है ना पागल, एक गुंडे मवाली से वफा और मोहब्बत की तवक्को रखना बेवकूफ़ी ही तो है। शुक्र करो इसने इतनी आसानी से तुम्हारी जान छोड़ दी। नहीं छुड़ाना मुझे, अपनी जान कैद रहना चाहती हूँ इनके पास। आप चले इनसे बात करें, वो मुझे तलाक ना दे, मैं इनकी मुलाजमा बनकर पड़ी रहूँगी। कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना नहीं करूँगी। वो जो मर्जी आए आए करते रहे, मगर मुझे खुद से दूर ना करें। मैं उन्हें शराब पीने से भी मना नहीं करूँगी। चले ना माँ जी, चले इनके पास, वो आपकी बात नहीं टालेंगे। वो सिसके भरते हुए गिड़गिड़ाने लगी। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, इसे मोहब्बत नहीं कहते। अगर इसकी नज़रों में तुम्हारी ज़रा भी वक़्त होती तो तुम्हें यूँ धुतकारता
अपनी ज़रा से इज़्ज़त गँवाने से क्या मिलेगा? अब जब इसे तुमसे मोहब्बत ही नहीं तो मेरी मेहनत किस काम की? याद है ना क्या कहा था? ऐसे बाइख्तियार और साहिब हैसियत लोगों के लिए हम गरीब मखमल में टाट के पेमंद जितनी अहमियत रखते हैं। इसने बस तुम्हारी सूरत को देखकर ही शादी की हामी भरी थी और सूरत के पुजारी का दिल चंद दिनों में सैर हो जाया करता है। अब इसे किसी नई सूरत और ताज़ा जवानी की तलाश होगी। तुम इसके लिए बासी हो गई हो मेरी शहज़ादी। इसके पास देखने वाली आँख होती है तो इसे मालूम होता ना कि इसने किसी हीरे को ठोकर मारी है। नहीं हूँ मैं हीरा, एक behैसियत पत्थर से भी कम औकात है मेरी। इनकी मुलाज़िमा बनने के लायक भी नहीं, ना देते बीवी के हकूक़, अपनी खिदमत तो करने देते। इस बहाने इन्हें देखती तो रहती ना। वो सिसकियाँ भर-भर रोती रही। बुशरा खातून की आँखें भी बेटी गम में भर आई थीं, मगर वो रोकर अपनी बेटी को दुःख को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो इसे तसल्लियाँ देती रहीं। सुनहरे मुस्तक़बिल, इन अनदेखे शहज़ादे, आरामदेह खुशगवार ज़िंदगी के बारे में बातें करते इसका ज़हन बटाती रहीं। घंटे डेढ़ में इसकी हालत संभल गई थी। बुशरा थोड़ी देर इसे गोद में लिए बैठी रही, फिर इसे चारपाई पर लिटाकर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। इसकी चाय बनाने से पहले मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। तनावुश भड़बड़ाकर मोबाइल फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुई। पाशा की कॉल ने इसे मायूस कर दिया। किसी अनहोनी की उम्मीद में इसने कॉल वसूल करने का बटन दबाया, मोबाइल फ़ोन कान से लगा लिया। गुफ्तगू के इख्तिताम पर इसकी मायूसी दो चंद हो गई थी। फिर इसे सब्र न हो सका और वो पाशा को पैगाम लिखने लगी। कार से उतरते ही इसकी नज़रें दरवाजे की चौखट को देखने लगी, जहाँ स्याह नशीली आंखों में मोहब्बत की शमें रोशन किए खूबसूरती, होंठों पर प्यार भरी मुस्कान सजाए वो इसकी मुंतज़िर खड़ी होती थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई। शराब की अलमारी के ताले में धागा पुरोई चाबी लगी हुई थी। बस इतना ही ख्याल रखना था, अब शराब नोशी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, या अब तुम्हारा मतम नज़र पूरा हो गया है। कबीर दादा के दिमाग में शिकवा करती सोच उभरी। वो तिजोरी की तरफ बढ़ गया। ताला खोलते ही पाशा की बात की तस्दीक हो गई थी। पैसों के नाम पर वहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं दिखाई दी। अलबत्ता इसके ज़रूरी कागजात वगैरह को इसने नहीं छेड़ा था। तो तुम्हें दौलत चाहिए थी, बहुत सारी। इसके होंठों पर ज़ख्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ज़रूर मिलेगी, और भी मिलेगी, मगर सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं। यकीनन तुम मुझसे बड़ी गैंगस्टर निकलेंगी। मुझे चारों शाने चत कर दिया। इसके दिमाग में तनावश का फिक्रा गूंजा। कबीर को दादा कहते हो, तुम मुझे दादी कहा करो। इस वक्त इसके फिक्रे पर हंसने वाले को आज महसूस हो रहा था कि वाकई तनावश दादी ही निकली थी। वो ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। इसकी अलमारी खाली थी, सिर्फ कबीर दादा का दिया हुआ लिबास वो वहीं छोड़ गई थी। इतने पैसे ले गई हो, अपने पुराने लिबास ही छोड़ जाती। इसकी सोचे शाकी हुई। अपने तरतीब से लटके हुए सारे लिबास इसने अलमारी से बाहर निकाल कर फेंक दिए। दराज में मौजूद खुशबू में बसी जराबें भी नीचे कालीन पर पखेर दी। नहीं चाहिए तुम्हारी कोई खिदमत मुझसे, मैं कहते हुए इसने ड्रेसिंग रूम में तरतीब से रखी तमाम अशिया बिखेर दी थी। हाथ भी न लगाना मेरी चीज़ों को, दफ़ा हो जाओ, बड़ी आई मोहब्बत जताने वाली। तुम जानती नहीं मैं कबीर दादा हूँ, दुनिया मुझसे डरती है। तुम्हारी ज़रूरत कि मुझे कबीर को दोबारा ऐसा कहने की कोशिश भी की तो गर्दन तोड़ दूंगा तुम्हारी। वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। तुम्हारा क्या ख्याल है, मेरे हाथ नहीं है, अपने बूट नहीं उतार सकूंगा? मेज़ पर बूट रखकर इसने झुककर बारी बारी दोनों जूतों के तस्मे खोले और जूते उतार कर बूट रे की तरफ उछालता हुआ चिल्लाया, खोल लिया? क्या मेरे हाथ घिस गए हैं या सांस चढ़ गया है? टाई भी खोल लूंगा। टाई की गरा ढीली करके उतारते हुए इसने कालीन पर फेंक दी। कोट भी उतार कर दूर उछाल दिया। बच्चा नहीं हूँ, सब काम कर सकता हूँ, बड़ी आई अपनी खिदमत से मुतासिर करने वाली। नहीं चाहिए तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना घर में कोई जगह है और ना मेरी ज़िंदगी में। सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठते हुए इसने आंखें बंद कर ली। खाना नहीं खाते तो चाय की प्याली पी लो, थके हुए आए हो। इसके दिमाग में तनावश की आवाज़ गूंजी। कहा ना कुछ नहीं चाहिए। वो इतनी ज़ोर से धड़ा के राहत खाला भागती वापस वहाँ पहुँच गई। जी साहब जी। मुंह से कुछ कहे बगैर इसने हाथ के इशारे से वापस जाने को कहा और आंखें बंद कर ली। नहीं पीऊँगा चाय, खाना भी नहीं खाऊँगा, हफ्ता हफ्ता जुराबों का एक ही जोड़ा पहने रखूँगा, 3-3 बोतलें शराब की भी पीऊँगा। तुम कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? हाँ बताओ ना, कौन हो मुझे रोकने वाली? कबीर दादा औरत को पाँव की जूती समझता है। कहीं आई और कहीं गई। अगर तुम खुद दफ़ा ना होती तो कल परसों तुम्हें भी ठोकर मार कर भेज देता। वो खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाता रहा। आंखें बंद करते ही वो छलांग लगाकर फिर ख्यालों में आदम की। इसके बाजू पर सर रखकर वो इसकी छाती पर मुलायम हाथ फेर रही थी। वो पूछने लगा, ये तनावुश भला कैसा नाम है? इसकी मुतरन्नम हंसी गूंजी। कभी कुरान पढ़ा हो तो पता चले ना जनाब को। 22वें पारे की सूरह सबा में मेरा नाम जिक्र हुआ है। पकड़े ना जाना, हाथ ना आना, नामुमकिन अल हसूल, पता नहीं आपके काबू में कैसे आ गई। इसने मुंह बनाया। जी मुझे किसी को काबू करने का कोई शौक नहीं। वो फारफतगी से बोली, मगर मुझे तो आपको काबू में आने का शौक है ना। झूठी, दोरोगो, गलत तो बयान, धोखेबाज, बकवास करती है। वो फिर गम गुस्से में बड़बड़ाता उठ बैठा। इसकी नज़र शराब की अलमारी की तरफ उठी और वो इस तरफ बढ़ गया। इकट्ठी 3 बोतलें हाथ में पकड़कर वो वापस सोफे पर आन बैठा। किसी में इतनी जुर्रत नहीं कि मुझे शराब नोशी से रोक सके। जितनी मर्जी होगी पीऊंगा। बोतल खोलकर इसने गिलास में ढलने का तकल्लुफ किए बगैर बोतल मुंह से लगा ली। तलख ख्याल इसकी छाती में आग जैसी सुलगा दी थी, मगर वो घटाघट पीता रहा। एक बोतल खाली करके इसने दूसरी को बोतल खोल ली और दूसरी के खत्म होने पर तीसरी को होंठों से लगा लिया। एकदम खालिश शराब
शराब की इतनी मकदार मैदे में उंडेलने से इस पर मदहोशी छाने लगी। वो चौथी बोतल लेने के लिए अलमारी की तरफ बढ़ा। लड़खड़ाते कदमों ने इसका साथ नहीं दिया था। वो लहराता हुआ कालीन पर गिरा। इसका सर बड़ी मुश्किल से बेड से टकराने से बचा था। एक दो लम्हा इस तरह पड़े रहने के बाद वो सर झटकता हुआ बेड का किनारा पकड़कर ऊपर उठा और फिर औंधे मुंह ही बेड पर लेट गया। करीब ना आना, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। इसे महसूस हुआ कि वो इसके बालों में हाथ फेर रही है। अपने गंदे हाथ मेरे सर से दूर रखो, मैं कह रहा हूँ, दूर रखो अपने हाथ। वह एक हाथ से अपने इसे दूर झटकने लगा। वो शायद जल्दी से पीछे हट गई थी, तभी तो वो इसका हाथ पकड़ नहीं सका था। मगर जैसे ही वो अपना हाथ पीछे करता, वो दोबारा इसके बालों में उंगलियां फेरने लगती। इसकी शौक मुतरन्नम और चंचल हंसी को भी दादा को गुस्सा दिलाने लगी, मगर इसमें इसे दूर हटाने की सकत नहीं रही थी। दूर हो जाओ, परे हो जाओ, इसकी आवाज नींद में डूब गई। बस इतनी ही मोहब्बत थी तुम्हारी। इसी कीमती कार से उतरते देखकर कबीर दादा ने ताना दिया, धोखेबाज कहेंगी, मतलबी खुदगर्ज, मेरे जज्बात से खेलते हुए तुम्हें जरा भी एहसास ना हुआ। वो घबराए बगैर इस्ताइज़ाई लहजे में बोली, लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला कातिल, शराबी और बदकिरदार शख्स मुझे अखलाक सिखा रहा है। वाह! वो चिल्लाया, बकवास बंद करो, वरना क्या कर लोगे? मुझे भी कत्ल कर दोगे। लो चलाओ गोली, डरती नहीं हूँ तुमसे, तो जो कर सकते हो कर लो। तुम्हारे जैसी घटी औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तारीफ करने का शुक्रिया। इसकी गुनगुनाती हंसी ने कबीर दादा के कानों में रस उंडेला। इतना गुस्सा होने के बावजूद वो इसकी हंसी से खुद को मुतासिर होने से नहीं रोक सका था। तुम्हें यहाँ भी तो अय्याशी भरी जिंदगी मिल सकती थी, फिर तुमने दूर जाने का फैसला क्यों किया? इस मर्तबा इसके लहजे में गुस्से के बजाय शिकवे का अंसर नुमाया था। इसने कंधे उचकाए। किसी की मुलाजमा बनकर रहना कौन पसंद करता है मिस्टर कबीर? मुलाजमा और बीवी में फ़र्क होता है, नाम की हद तक। काम दोनों का एक ही होता है। और जब आज़ादी की ज़िंदगी मुयस्सर हो तो क्या ज़रूरत है कैद में रहने की? प्लीज़। वो मिनतों पर उतर आया। हाँ हाँ हाँ, इसने तजिया कहकर लगाया। तुम तो बड़े दादा हो, इतनी जल्दी घुटने टेक दिए? बेपरवाही से कहते हुए वो आगे बढ़ गई और कबीर दादा हसरत भरी नजरों से इसे घूरता रह गया। थोड़ा सा तो खा लो, माँ ने नवाला इसके होंठों की तरफ बढ़ाया। दिल नहीं चाह रहा माँ जी। इसने माँ का हाथ दूर धकेलिया। ऐसा नहीं करते मेरी जान, जिंदगी की खुशियाँ किसी एक ही शख्स से तो नहीं जुड़ी होती। तुम्हें इतने खूबसूरत वजी और पुरकशिश नौजवान मिलेंगे कि वो गुंडा तुम्हें याद भी नहीं आएगा। वो सिसकी, भूलेगा तो याद आएगा ना? क्या वो अकेला मर्द है दुनिया में? बुशरा ने हल्के से डांटा। अबूजान भी तो अकेले मर्द नहीं थे माँ जी, फिर आपने पुरपुर जवानी क्यों ज़ाया कर दी? तंज के बजाय इसके लहजे में शिकवा छुपा था। क्योंकि वो मुझे चाहते थे इतना, जितना आज तक किसी ने किसी को भी नहीं चाहा होगा। इतनी तवज्जो देते थे कि इतनी तवज्जो कोई नहीं दे सकता। ऐसे महबूब का शौक मनाने के लिए तो मेरी एक ज़िंदगी भी कम है। अगर मुझे 10 जिंदगी और मिले तो अपने रफ़ी की याद में गुजार दूँ। मगर तुम किस बलबूते पर अपने शोर का तकाबुल मेरे शोर से कर रही हो? ये ज़्यादती है मेरी जान, क्योंकि मेरे शोर को तो मौत ने मुझसे छीना और तुम्हारे मवाली ने ठोकर मारकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। वो नादिम है, इसलिए तो मेरा सामना नहीं करना चाहते, और उन्हें मेरी फ़िक्र है। वो चाहते हैं मैं किसी महफूज मकाम पर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ। इसी वजह से उन्होंने पाशा भाई को कहा है कि मेरे हवाले बहुत सारी दौलत कर दे, मुझे गाड़ी बंगला ख़रीद कर दे। मैंने तो आपकी वजह से मना कर दिया कि अम्मी जान को हराम की दौलत नहीं चाहिए। सच में मेरी शहज़ादी कितनी सयानी हो गई है। खाने के बर्तन एक तरफ करके इसने तनावश के गोद में घसीट लिया। मैं झूठ नहीं बोलती माँ जी, इसका मतलब मैं यूँ ही सोच रही थी कि मेरी शहज़ादी ऐशो आराम की ज़िंदगी छिन जाने की वजह से परेशान है। मैं इनके साथ झोंपड़ी में भी रहने को तैयार हूँ माँ जी, और यकीन माने मैं उन्हें गुनाह की ज़िंदगी से निकालने का सोचे हुए थी। आहिस्ता आहिस्ता शराबनोशी की आदत उनसे छुड़ा रही थी। बाकी काम भी वो ज़रूर छोड़ देते, मगर उन्होंने मुझे छोड़ दिया। आखिरी जुमला कहते हुए इसकी आवाज़ भर आ गई। शायद वो तुम्हारी बेहतरी चाहता है, इसलिए खुद से दूर कर दिया। बुशरा ने इसे तसल्ली दी। मुझे नहीं चाहिए बेहतरी। मैं उन्हें किसी भी चीज़, किसी भी काम से मना नहीं करूँगी। बस एक अपने साथ रख लें, खुद से दूर ना करें। बेटी, पता है मोहब्बत एक बहुत कीमती और आला जज्बा है, और किसी की मोहब्बत में पागल हो जाना फितरती मामला है। इंसान के बस से बाहर है कि वो किसी की मोहब्बत को अपने दिल में निकाल फेंके, लेकिन मोहब्बत हो जाने के बाद अपने अफ़ाल और हरकत पर काबू पाना ज़रूर इंसान के बस में होता है। तुम्हें इससे मोहब्बत है, हज़ार बार करो। तुम्हें वो प्यारा लगता है, ज़रूर लगा करे, मगर अपने पागलपन को दिल से बाहर ना आने दो बेटी। खुद को इतना ना गिराओ कि पाताल में जा गिरो। अगर किसी को तुम्हारी मोहब्बत की परवाह नहीं, तो क्यों अपनी मोहब्बत की नाकदरी करवाती हो? क्यों अपने कीमती जज्बात को सस्ता बनाकर पेश करती हो? क्यों अपनी ज़ात की नफ़ी करने पर तुल गई हो? इसकी मोहब्बत को बेशक दिल से ना निकालो, मगर वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहा है तो दूर हो जाओ। मोहब्बत खुराक नहीं, भीख में मिल जाए। हीरे जवाहर नहीं, दौलत से खरीदे जाए। ज़मीन जायदाद नहीं कि विरसे में हासिल हो। सल्तनत हुकूमत नहीं कि बज़ोर बाजू छीन ली जाए। ये तो खुद रो पौधे की तरह पनपने वाला जज्बा है, जो बगैर मेहनत, खेती बाड़ी और पानी लगाने की किसी बंजर ज़मीन में भी उग सकता है। जैसे आप किसी और को मोहब्बत के दिल से नहीं निकाल सकती, यूँ ही किसी के दिल में ज़बरदस्ती मोहब्बत डाली भी नहीं जा सकती। बेटी, छोड़ दो इसके ख्याल। अगर वो तुमसे दूर खुश रह सकता है तो उसकी खुश में खुश रहो। यही तो मोहब्बत का फ़लसफ़ा है। मैंने दूर रहकर दिखाऊँगी माँ जी, वो ज़रूर पछताएँगे। देखना, एक दिन उन्हें मेरी याद आएगी, जब वो बिखरेंगे और उन्हें समेटने वाला कोई नहीं होगा। जब वो रोएँगे और वो आंसू पूछने वाला कोई नहीं होगा। जब वो अकेले होंगे और साथ निभाने वाला कोई नहीं होगा। और तब वो मेरे पास आएँगे और मैं उन्हें समेटने के लिए अपनी आगोश वाह कर दूँगी। मैं उन्हें कोई ताना नहीं दूँगी माँ, कुछ भी नहीं कहूँगी। गुज़रा वक़्त बिल्कुल भी याद नहीं कराऊँगी। बस कह दूँगी, मैं तो कब से मुंतज़िर थी, आपने खुद ही देर कर दी।
नमकीन पानी इसके गालों पर बहने लगा। फिर वही बेवकूफ़ी, उठो और थोड़ा सा खाना खा लो। इसे गोद से उठाकर बुशरा ज़बरदस्ती से खाना खिलाने लगी तो उन करहन से चंद नवाले निकलने पड़े थे। खाने के बाद बुशरा इसके लिए चाय बनाकर ले आई थी। चाय पीते हुए मुस्तफसर हुई। माँ जी, पाशा भाई कह रहे थे कि हमारे यहाँ हमारी जान को खतरा है, क्योंकि मेरी वजह से काफ़ी खतरनाक लोग इनके खिलाफ हो गए थे, और जब मैं इनकी ज़िंदगी से निकल गई हूँ तो वो खतरनाक लोग मुझे नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसलिए पाशा भाई कह रहे थे कि माँ से मिलकर कोई सोच लो कि इस इलाके में रहना हमें पसंद है, वो इस घर के बदले हमें वहाँ घर बना कर देंगे। मैंने भी ऐसे ही सोच रखा है बेटी। सुबह मौलवी साहब से जाकर इस बारे में मशवरा लूंगी, और अब तुम्हारा घर भी अच्छे दामों बिक जाएगा। इतना काम तो तुम्हारा कमबख्त शोहर हंसी खुशी करवा देगा ना। माँ जी, वो बंगला लेकर देने को तैयार हैं, आप हाथ तो करें। मुझे नहीं चाहिए हराम की दौलत, बस हमारा अपना पैसा काफ़ी है। फिर उन्हें कोस क्यों रही हो? तनावश खफा होने लगी। कभी दादा के खिलाफ वो कुछ भी तो नहीं सुन सकती थी, तो और किसे कोसूं? अपनी शहजादी की आंखों में आंसू लाने वाले को दुआएं तो नहीं दे सकती। माँ जी, मैंने माफ़ कर दिया है, आप भी कर दें, और याद रखना अगर उन्हें कुछ हो गया तो आपकी बेटी भी जिंदा नहीं रह पाएगी। मुशरा बोली, ठीक है, लेकिन इस शर्त पर कि तुम कोई बेवकूफ़ी की हरकत नहीं करोगी, ना तो इससे मिलने की कोशिश करोगी और ना काल पर बात करने की। वो मायूसी से बोली, पाशा भाई ने उनका मोबाइल फ़ोन नंबर मेरे मोबाइल से मिटा दिया है। पूछा तहसीन नमाज लजम बोली, बहुत अच्छा किया इस लड़के ने, अगर उन्होंने कॉल की भी फिर मैं बात करूंगी। एक अजीब सी हसरत इसके लहजे में उबल रही थी। हाँ हाँ कर लेना, बुशरा जान छुड़वाते हुए बोली। अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। वो खुद भी लेट गई। तनावश आंखें बंद करके भी जागती रही। गाए बगाए वो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर निगाह दौड़ा लेती। क्या पता मुझे याद कर रहे हो सकता है उन्होंने खाना भी ना खाया हो, शायद अपने फैसले पर पछता रहे हों। दिल के किसी कोने में अब भी उम्मीद बाकी थी कि कबीर दादा की कॉल आएगी। रात गई, गली से कोई कार गुजरी और वो चारपाई से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ दौड़ पड़ी, मगर कार रुके बगैर आगे गुजर गई। वो गाल भिगोती हुई वापस कर चारपाई पर लौट आई। इसकी माँ गहरी नींद में सो रही थी, वरना इसे ज़रूर डांटती। ये था हमारा आज का नावल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्दी हाजिर होंगे अगले हिस्से के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।